अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद मुल्क तेजी से इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है और सियासी जमातें अपने बयानियों की धार तेज करने में मसरूफ हैं। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल यह है कि क्या 8 फरवरी का इलेक्शन मुल्की सियासत और रियासत में किसी मस्बत तब्दीली का बाइस बन सकेगा? इस सवाल का हकीकत पसंदाना तज्जिया हासिल करने के लिए हक़ाइक़ को परखना बहुत ज़रूरी है। काबिल अफसोस हकीकत यह है कि माजी की तरह इस बार भी बड़ी सियासी जमातें मुल्की बहरान और मुश्किलात के खात्मे के लिए अमली प्रोग्राम पेश करने से कासिर दिखाई देती हैं। यही वजह है कि अवामी मकबूलियत के हुसूल के लिए रिवायती एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया पर इन्हिसार किया जा रहा है। 1993 में क्यों निकाला गया कि 1999 में क्यों निकाला गया? कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी इसलिए निकाल दिया। चौथी बार अगर मियां साहब बनेगा तो एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है जो उनको हुकूमत दिलवाता है। जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए। उनसे पंगा लेगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की। भुट्टो साहब को कहा कि आप भी पर्ची लिख के दे दो तो आपको माफी मिल सकती है। उसने कहा नहीं, मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता, ज़िया-उल-हक के हाथ में मर जाऊं। एक वज़ीर-ए-आज़म सुबह वज़ीर-ए-आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया? हालांकि ये तीनों जमातें गुज़िश्ता 35 सालों में से 25 साल बारी बारी मुल्क पर हुकूमत कर चुकी हैं और अपनी कारकर्दगी से अच्छी तरह आगाह हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से रोटी कपड़ा और मकान के नारे पर वोट हासिल करती आई है, लेकिन 4 बार विफाक और गुज़िश्ता 15 साल से सिंध पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी के पास इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब है कि वो इतने अरसे में सिंध के लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान मुकम्मल तौर पर क्यों ना दे सके। अगर डिलीवर किया है तो अब एक बार फिर भुट्टो के कत्ल को अदालत और एस्टैब्लिशमेंट से मंसूब करके पुराने नारों में नई जान क्यों डालने की कोशिश की जा रही है? दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का बयानिया भी पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ नहीं। इस बार भी लगता है कि 3 बार वफाक और पंजाब में कई दिहाइयों तक हुक्मरान रहने वाली जमात अपनी खामियों का तज्जिया करने के बजाय दोबारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया की तरफ ही माइल है, जिसका मकसद अवामी हमदर्दी हासिल करना है। हाल ही में नून लीग की मंशूर कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि 1998 एटमी धमाकों का क्रेडिट देते हुए उन्होंने क्लियर कट कहा और हैरान कुन ये दावा था कि उन्होंने कहा कि ये जो धमाके हैं इस पर अफवाज पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे। हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। इस हवाले से उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब की किताब और नवाए वक्त के बानी मजीद निज़ामी के मुशाहिदात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिसके मंदरजात को नून लीग ने अब तक किसी अदालती फोरम पर चैलेंज नहीं किया। अब तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो सिवाय एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के पीटीआई के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। साइफर साजिश और लेवल प्लेइंग का बयानिया बनाकर 4 साला वफाकी और 14 साला केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर पर्दा डाला जा रहा है। अवामी मसाइल पर सतही गुफ्तगू से बढ़कर ठोस प्रोग्राम कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। पीटीआई से पूछें तो कहते हैं कि पीडीएम हुकूमत के मुकाबले में हमारे दौर में डॉलर और रोटी सस्ती थी। नून लीग महंगाई का मवाजना करती है 2017 से, जबकि पीपल्स पार्टी भुट्टो दौर तक चली जाती है, लेकिन कोई भी मसाइल के उस अंबार का जिक्र नहीं करता जो हर जाने वाली हुकूमत जो है आने वाली हुकूमत के सुपुर्द करती है। इसकी बड़ी वजह मसाइल का सामना करने के बजाय वक्ती सियासी मसलहत और पॉपुलर फैसलों की नज़र किया जाता है, जिसका नतीजा ये है कि आज मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, कौमी इदारे दिवालियापन का शिकार हैं और सर्विस डिलीवरी का निज़ाम गल सड़ चुका है। देखना है कि क्या इस बार सियासी जमातें इस साइकिल को तोड़ने का इरादा रखती हैं। क्या जमहूरी माशरों की तरह सियासी जमातें इलेक्शन से पहले अवामी मसाइल के हल के लिए कोई काबिल अमल पॉलिसी आवाम के सामने रख सकेंगी, या इख्तिदार के हुसूल के लिए सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को पंचिंग बैग बनाकर ही अपनी कैंपेन चलाएंगी? इसके अलावा साबिक निगरान वफाकी वजीर सरफराज बुगटी साहब पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जिन पर हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है कि वो मंशूर क्या हैं पार्टियों के, कैसे रिफॉर्म्स करेंगे, इकॉनमी को कैसे बेहतर करेंगे और जिन जिन इदारों में रिफॉर्म्स होनी है उसको कैसे करेंगे। हमें वो नारे कम और एक दूसरे पे इल्ज़ामात जलसों में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अपने तारुफ करा दूं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अदर सिद्दीक साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अदर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे बताएं, मकबूलियत के लिए जो आप लोगों ने रास्ता चुना है, बज़ाहिर 2 जमातें जो बड़ी जमातें हैं
वो अब आपके इस पॉपुलर सेंटिमेंट के और बयानिए के नैरेटिव के ही इर्द गिर्द दिखाई दे रही हैं। वो भी कोशिश यही कर रहे हैं कि जलसे हों या इंटरेक्शंस हों उसमें एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ अडॉप्ट करें। मुझे ये बताइएगा कि मंशूर और प्रोग्राम्स किधर हैं? प्रोग्राम तो आपके पास भी कोई नहीं है सिवाय ये कहने के कि हमें कैसे निकाला गया, क्यों निकाला गया। आपके पास इकॉनमी को बेहतर करने का या मुल्क के जो मसाइल हैं, जेन्युइन जो अवामी मसाइल हैं, उसको हल करने का कोई रास्ता आपने अभी तक नहीं दिया सिवाय इस बात की कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और आप पावर में आ जाए। नहीं आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। पहली तो बात है कि आप जरा इतना देख लें कि इमरान खान साहब को जमीन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की, वो वर्चुअल जलसों में आ गई। और वर्चुअल जलसा पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, खुद मैं नहीं बैन अवी अखबारी जरीदे मान रहे हैं कि 4.5 मिलियन 45 लाख लोगों ने इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए को सुना, जांचा, परखा। वो एक अलहदा बात है कि पाकिस्तान में आपने पाबंदियां लगा दी, ये निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत के दौर में ये सारा कुछ जितने भी कोशिश करके देखना। पहली तो बात, आपकी जितनी स्पीचेस हुई हैं अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट फॉलो इट, लेकिन मुझे ये बताएं कि किसी एक ने जो आपके इल्म में हो कोई इकोनॉमी पे, मईशत की बेहतरी पे, जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं, इस पर कोई गुफ्तगू की है? लेकिन देखें, ये पहली तकरीर थी, पहला तजर्बा था ताकि लोगों को एंगेज किया जाए, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है। बाकी हर सब्जेक्ट के ऊपर पूरा पेपर वर्क कंप्लीट है। मैं चूंकि मुझे कुछ चीजों का अंदाजा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, जहां तक इकोनॉमी की पोजीशन है, इमरान खान ने कोरोना के दिनों में जो इकोनॉमी की पोजीशन रखी है, बावजूद एतराजात पे और इल्जामात के, उन्होंने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। उस वक्त मुल्क में जो इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी ना, वो आगे जाएगी। 4-5 इश्यूज हैं। पहली तो बात है कि टैक्स कलेक्शन का निजाम जो बेहतर करना है, किस तरह टैक्स की आउटरीच ज्यादा करनी है, किस तरह आपने इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री मुल्क की कैसे बनानी है, और किस तरह इस मुल्क को आगे लेके, इसके साथ साथ तालीम के निजाम में भी इनकलाबी कदम क्या लेके आने हैं। हमारे साथ के मुमालिक सारे तालीम के निजाम को बेहतर करके कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज़र साहब, मैं मेरी तो खैर अब काफ़ी मेरी भी उम्र हो गई है, ये कहानियां सुनते सुनते हम बड़े क्या, अब तो बूढ़े होने जा रहे हैं। ये 4 साल में ना टैक्स रिफॉर्म, मैं जरा गुजारिश सुन लेना सर, अब मैंने जरा आगे जाना है। हमने आपकी हुकूमत में जो है, ये कोरोना की बात बिल्कुल ठीक है, कोरोना के दिनों में बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया गया सिचुएशन को, इसमें कोई शक नहीं है। आई मस्ट से दैट कि वो एक बेहतर तरीके से उस मसले से निकले। लेकिन शुरू में जिस तरह लॉकडाउन ना करके एक क्राइसिस क्रिएट हुआ, वो एक स्टोरी है। बहरहाल कट शॉर्ट ये कि कोरोना के मामले में उसी वजह से दुनिया में, जब दुनिया बंद हुई तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ी और पाकिस्तान को उसका एडवांटेज मिला। उसको आप समझेंगे अल्लाह की तरफ से एक हमारे पास वो एक रास्ता खुल गया। लेकिन ना आपने टैक्स रिफॉर्म्स की, ना पुलिस रिफॉर्म्स की, ना आपने जुडिशल रिफॉर्म्स की, कोई रिफॉर्म्स आपने नहीं की 4 साल में, सिवाय स्टॉप गैप अरेंजमेंट और मैनेजमेंट्स के। मैं इस पर आपके पास आता हूं, इस पर जरा तफसील से बात करेंगे। मैं एक एक करके पहले दूसरी जमातों का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। मैं आऊंगा आज़र साहब, आपको पूरा मौका दूंगा। आपने 4 बातें की ना, सिर्फ एक बात, सिर्फ एक लफ्ज। देखिए, पहली बात है जुडिशियल रिफॉर्म पे, जो कि मैं खुद हिस्सा था, वो हमारी बार काउंसिल या वो एतराजात आ गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर आपके पता है कोरोना की वजह से ज्यादा सख्त टैक्सेस लगा नहीं सके थे, लेकिन एजेंडा इज देयर। यानी जहां तक ये बात है ना, ये तो जुबानी बात है ना, तो हमें तो टाइम कितना दिया गया, टाइम आप दें। बाकी तो 85 वाले प्रोजेक्ट पिछले 70 सालों से 40 सालों से 10 साल आपके पास केपी में हुकूमत रही है, वहां का भी एक वो है। मुझे जरा आमिर साहब की तरफ जाना है। सर मैं आता हूं आपकी तरफ, इसको जरा तफसील से बात करेंगे, क्योंकि आप बेशक इस पर कमेंट कीजिएगा। मियां साहब, वापस इंतखाबी अखाड़े में आने के लिए आमिर साहब अब कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर मौजूदा पे नहीं तो जो माजी करीब में इस्टेब्लिशमेंट है उस पर, या 90 की दिहाई की जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर, उसके ज़रिए अपने बयानिए को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि जो उनका मुखालिफ है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाकर तमाम तर अपनी बुरी कारकर्दगी पे पर्दा डालकर पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहा है। सो मियां साहब को भी इसी रास्ते को क्यों लेना पड़ रहा है? क्या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ मजबूरी बन गया है पाकिस्तान में सियासत में जिंदा रहने के लिए? योर टेक ऑन। देखें आदिल साहब, जब नवाज शरीफ ने जब वो गुजरांवाला में नाम लिया जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का, एक बयानिया आया, एक उन्होंने लंदन में लिया दोबारा। पहला भी लंदन से लिया था, दूसरा जब डिपार्चर डेट्स आ रही थी उस वक्त उन्होंने अपने लोगों से खिताब लाहौर में करते हुए ये लिया।
यहाँ पे एक बहस शुरू हो गई कि जी वो शहबाज शरीफ वहाँ चले गए और फलां हो गए। आप और हम इन प्रोग्रामों में मुख्तलिफ जगहों पे बात करते रहे। मेरी एक ही बात थी कि नवाज शरीफ चेंज नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने जब 21 को जलसा किया, उन्होंने उसमें भी एक हल्का फुल्का बराह रास्त मैसेज दिया। क्या ख्याल है कि उनकी इस एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई है कि वो बयान दे दें, और सिर्फ इसलिए दे दें कि इमरान खान बयान दे रहे हैं तो वो भी इनके खिलाफ दे दें? ये कोई तरीक़ाकार नहीं है ना। आपका किसी से फड्डा है और आपने मौके पे बताया है, फिर फड्डा बनता है कि जो वजूहात हैं, कोई छुपी थी जब बाजवा साहब और उनकी टीम वो कर रही थी कि जी रिजेक्टेड, कुछ छुपी हुई चीज़ थी उस वक्त वो लेके चल रहे थे? क्या वो उसके बाद खान साहब की तरह उनको वो कह रहे थे कि आप वो हैं, मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं? स्टेट पे हमला कर दिया था, उनको हुकूमत से भी निकाल दिया था, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के निकाला था। ठीक है, उन्होंने बात कही कि ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने ये सारा काम किया। उन्होंने अपने लोगों को चढ़ाया, अंगेख्त किया? नहीं किया। सियासत का फ़र्क ये है। ज़रदारी साहब के साथ क्या हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ? निकाला गया, उन्होंने चमक का लफ्ज़ यूज़ किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अदलिया के ऊपर। हर बंदे ने इस्तारा इस्तेमाल किया। जब नवाज शरीफ साहब को 5 जजों ने निकाला, उन्होंने कहा ये 5 मुअज़्ज़िज़ लोग, जीटी रोड पे जो उनका बयानिया था। आज सब चीज़ें सबकी खुल के आ गई हैं कि कौन कब क्या किरदार अदा कर रहा था। आज जो फड्डा है वो है कि जी खान साहब जो सियासत कर रहे हैं, उन्होंने रियासत के साथ लड़ाई लड़ी और अब रियासत से ही रास्ता लेना है। उन्होंने कोई टीम ऐसी नहीं तैयार करके दी। यानी गौहर साहब को जब उन्होंने, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया और उसके बाद उनका जर्नलिस्टों के साथ एक मुलाकात हुई और वहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को फिर लताड़ दिया। तो गौहर साहब की अगर कोई जगह हम समझ रहे थे कि शायद उनको इसलिए बनाया है कि एक फेस अच्छा होगा और वो बातचीत का रास्ता सियासी जमातों के साथ भी निकालेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने तो तय कर लिया कि मैंने तो ये नहीं निकालना। तो ये उनका जवाब उनकी पार्टी देगी कि जी इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। फिर वर्चुअली आप जलसे करें तो वर्चुअली वोट डलेंगे क्या? जो वो अपने दौर में तो ये कोशिश कर रहे थे, क्या ये वोटर उनको काम आएगा या वो आएगा जो 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन में जाएगा? बिल्कुल ब्रीफ मुझे जवाब दीजिएगा। शॉर्ट मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, क्या इन तमाम बातों के करने के बाद पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? मैं भी डेप्थ में नहीं जाता कि उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर मियां साहब ने कैसे कैसे चीजों को मैनेज किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के आवाम के मसाइल आपको लगता है कि सिर्फ ये बातें करने से हल हो जाए? पाकिस्तान के मसाइल सारी कुव्वतों में सियासी कुव्वत, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सिविल ब्यूरोक्रेसी और मीडिया, इन सब के बैठने से मामलात को तय करने से हल हो सकते हैं। अदरवाइज हम एक सर्कल में हैं जब से बना है और हर इलेक्शन उसी तरह होता है, सिर्फ कुछ ना कुछ नई चीज नहीं आ जाती। नेशनल डायलॉग वो होगा इलेक्शन के बाद, और तमाम इंस्टीट्यूशंस को बैठ के इस मसले को हल करना होगा ताकि फ्यूचर का अब मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। चांडियो साहब मुझे ये बताइएगा कि जलसों में हमने देखा कि बिलावल साहब ने भी लाडला प्लस नारा लगा के ही काम चलाया। सिंध हुकूमत बेहतर होता कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की बेस पर वो लोगों को बताते कि देखें मैंने ये चीज़ें की हैं, मैं वफाक में आऊँगा तो ये चीज़ें करूँगा। उन्होंने कहा जी देखें पहले एक था अब दूसरे को बना दिया गया और ये सब तमाम चीज़ें। अवाम के मसाइल तो इन बातों से हल नहीं होने ना, क्योंकि वो कहते हैं सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि यार ये इतने साल गुजार के गए, इन्होंने क्या किया। किसी के पास भी प्लान नहीं है जलसों में या तकरीरों में या वर्चुअल में या कॉन्फ्रेंसेज में या टिकट होल्डर से मुलाकातों में, प्लान कहीं नहीं है सिवाय इल्ज़ामात के। चांडियो साहब, आपको हक पहुंचता है तज्जिया करने का, जैसे आपको सूरत नजर आएगी आप कहेंगे इसमें आप हक में जानब है। पहली बात तो मेरे भाई ने कोरोना की बात की है कि कोरोना में खान साहब ने कमाल किया। खान साहब ने कुछ कमाल नहीं किया। पहले दिनों में वो बिल्कुल ही जिस रास्ते पे थे पूरी दुनिया तनकीद कर रही थी कि इस तरीके से तो कोरोना खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। और जो उसूल सिंध में अपनाए गए, सिंध के वजीर आला ने जिस पे स्टैंड लिया, जिसके सिंध पे वजीर आला ने बातें की, वही कबूल किया गया, वही लॉकडाउन किया गया। पहले खान साहब ने नहीं किया। आप दुरुस्त कह रहे थे, जो मेरे भाई बोल रहे थे, इन्होंने लॉकडाउन की बातें तो बाद में की जब नामुकम्मल। मैंने चांडियो साहब शुरू में कहा ना कि शुरू में इनको नहीं समझ आ रहा था, उसके बाद जाकर इन्होंने लॉकडाउन पर आया और फिर जाके चीजें संभली है। मैंने भी ये बात कही है और उसके बाद बेहतर हुआ चीजें। नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने बात की कि बातें, तो भाई जब बातों की बारिश पड़ रही होगी तो हम भी बातों की बारिश में भीगेंगे तो जरूर। ऐसे तो नहीं है कि लोग बातें करेंगे, हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब नहीं देंगे, ऐसे मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कहना कि हमने कुछ किया नहीं इन सालों में, ये ज्यादती होगी। बातों को मैं मान रहा हूं कि हम बातों की बारिश में भीगे, लेकिन हमने काम भी किया है।
पंजाब हुकूमत ने वो नहीं किया। एक इदारा NICVT का जो बिलावल साहब ने बनवाया इसमें, ऐसी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आप देखिए जो हॉस्पिटल बनाई है गंबट में, एक मिसाल नहीं है। आप देखिए पूरी अब थलपालकर में जो शाहराहें बनाई गई है, इसकी एक मिसाल नहीं। अब दूसरी बात सुनिए बहुत बड़ी, वो ये कि मियां साहब ने गलत बयानी से काम लिया, कहा ये जो थल कोयला है उसका हमारा कारनामा है बिजली। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। 2 बार आपने उस मंसूबे को रोका और यूं समझा कि ये मंसूबा बेनजीर का मंसूबा है, आपने उसको रोका। आपने केटी बंदर में बिजली के मंसूबे का जो पीपल्स पार्टी ने आगाज किया उसको रोका, आपने तो कुछ किया ही नहीं। हमने तो फिर हमारा जब मौका आया, आसिफ जानी साहब मियां साहब को ले गए और तब इनको एहसास हुआ कि नहीं ये थल कोयले का मंसूबा पाकिस्तान की मिल्कियत है। और आसिफ साहब ने पार्टी की बात नहीं की, वो मियां साहब को साथ ले गए। हम अफराद से ऊपर होकर बात सोचते हैं। लेकिन चांडी साहब आज तो मियां साहब ने इससे भी आगे की बात कर दी है। अगर आपकी इजाजत तो मैं आपको सुनवाऊं, फिर आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि आप कराची के हालात कह रहे हैं मैंने ठीक किए, चित्राल में डेवलपमेंट मैंने की, लवारी टनल मैंने बनाया, वोट किसी और को मिल जाता था। सुनवाइएगा। चित्राल वाले भी कहते हैं हो जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है, जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। टनल मुझसे बनवाते हैं, वोट किसी और को दे देते हैं। अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो अपने। मियां साहब कह रहे हैं कराची वालों को कि आप अपने गिरेबान में झांके भाई, अमन हम लाए थे, वोट आप किसी और को दे देते। आदिल रहमान मेरी बात सुन ले, 2 मिनट की बाद में बात खत्म कर रहा हूँ कि जब ये कराची ऑपरेशन चल रहा था या कराची के हालात खराब थे तो इनके इत्तेहादी थे, इनके साथ बैठे थे, हालात खराब थे, हमारी उनसे लड़ाई हुई, हमसे अलहदगी करके इन्होंने उनको अपनाया। लेकिन ये कारनामा मियां साहब का नहीं है। कराची में अमन अमान पहला नंबर इसमें सिंध पुलिस का किरदार है, फिर रेंजर का किरदार है, फिर वहां की उस नुमाइंदा जमात का किरदार है जिसने हौसला शक्ति की इस बात की। हमने किसी भी ऐसी साइड से ग्रुप से बात नहीं की जो हंगामों के जिम्मेदार और बदअमनी के जिम्मेदार थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं हमें जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी मुकम्मल तौर पर, जो हम नहीं कर सके। झूठ बोलकर बयान किया कि भाई कोयले का काम बिजली हमने पैदा की, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोताहियां हुई है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। लेकिन हम कहते हैं हमारे 15 साल के सिंध में जो हुकूमत है उसके जो 5-6 काम है वो अगर किसी पाकिस्तान के किसी सूबे में किए तो हमें बताएं। आमिर साहब ये ऑपरेशन जो है वो कह रहे हैं कि सिंध में सिंध पुलिस ने किया था, सिंध रेंजर्स ने किया था, हमारी हुकूमत का ताउन था। मियां साहब ये क्लेम भी ले रहे हैं, थरकोल का क्लेम भी ले रहे हैं, मियां साहब जो है वो और भी बहुत सारे क्लेम ले रहे हैं। वो कहते हैं तो हमारे बगैर तो ये हो नहीं सकता था। 15 साल की सिंध की कारकर्दगी है, बाकी कोई सूबा उसके मुकाबले में तरक्की नहीं कर सका। देखें 2 चीज़ें हैं, चांडियो साहब ठीक बात कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन उसमें यह है, आपको याद है हम 13 या 14 में गालिबन कराची गए थे। जी, मैं आपको बताता हूँ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, चौधरी निसार, जनरल कियानी और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सिंध की सियासी जमातें सब के साथ बैठ के गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई और फिर सब ने अप्रूवल दी और सब ने ये जिम्मा लिया कि कराची शहर को ठीक करना है। उसके अंदर उस ऑपरेशन में भी रेंजर्स डॉक्टर आसिम की तरफ चली गई, कभी कहीं चली गई, ये हुआ काम, कहीं अच्छा हुआ कहीं बुरा हुआ, लेकिन अमन व अमान आया और वो मिल के किया। ये बात पीपल्स पार्टी ने मानी, पैसे भी नवाज शरीफ ने दिए और इमरान खान ने सिर्फ ऐलान किया था 1100 अरब रुपए के पैकेज का। फिर ये MQM के मेयर ने भी मानी कि हमें जो पैसे मिले नवाज शरीफ के दौर में मिले और हम इत्तेहादी हैं और हमें इमरान खान साहब फेडरल गवर्नमेंट से नहीं दे रहे। सिंध गवर्नमेंट के साथ तो उनका शिकवा था ही था, सब कुछ था। थोड़ी सी बात आपकी इसके अलावा मैं कर दूं, जो आप वो इब्तिदा में बात कर रहे थे मैं भूल गया, मैं कहा मैं बात करूंगा गौर अयूब खान की, जो एटमी धमाकों के ऊपर बात है। नवाज शरीफ जिस दिन सेंट्रल एशिया के मुल्क से वापस आए हैं, गौर अयूब एप्रन पे थे, मैं और तारिक सुमैर हमारे दोस्त हैं, हम इनके साथ थे, साफ़ी पूरे इसमें चकलाला बेस पे बैठे हुए थे, ठीक है, और बात करनी थी। गौर अयूब खान ने उनको जाके कहा कि सर हम एक मियाँ साहब लिखा हुआ लाए हैं डिप्लोमेटिक सा बयान, आप वो दे दें। हमारी उनसे बात हुई कि जी आपको खुल के बात करनी चाहिए, ये पढ़ा लिखा बयान। उन्होंने पकड़ के गौर साहब से कहा कि जी इन्हों अपने कोल रखो, और फिर उन्होंने शुरू किया। उसके बाद मुशाहिद हुसैन और इनकी ड्यूटी लगी गौर अयूब खान की कि पब्लिक को तैयार करे। वो मजीद निज़ामी जो
मरहूम फौत हो गए ना कि जी अगर आपने धमाका ना किया तो धमाका लोग आपका कर देंगे, ये सब पब्लिक की तैयारी थी। मैं उस वक्त मौजूद था उस टनल में जो 1 महीने बाद नवाज शरीफ ने दौरा किया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता, जो ब्रीफिंग थी उसके अंदर था कि हमारी तैयारी उन्होंने बाहर से कह दी थी, प्लान पूरा था, हमें बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें बाहर से आनी थी जो सिस्टम के ज़रिए नहीं आ सकती। इसको आप इशारे को समझें, क्योंकि उसके बगैर एटम बम चार्ज ही नहीं हो सकता था। वो चीज़ें लाने में भी टाइम लगा और पूरी तैयारी हमारे मुखालिफिन, आपको याद हो, अगर याद ना हो मैं आपको थोड़ी सी बात याद करा दूं में कि उस वक्त इंडिया में बताया गया था इसराइली तैयारे भी आए थे, हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी बंद होता था और कोयटा में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं थी। ठीक, फाइन, लेकिन इसमें मसला ये कि यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि मियां साहब नहीं करना चाहते थे, ये क्लेम नहीं किया। जहांगीर करामत उस वक्त लेकिन ये बात बहुत अचंभे की मालूम होती है कि उस वक्त जो है वो उस वक्त के आर्मी चीफ नहीं कराना चाहते थे और मियां साहब करना, यानी ये डीसीसी में हुई, इतना मजबूत काम नहीं हो सकता था कि बात। अगर आज आप पता कर लें, दो सर ये देखें ना, चौधरी निसार और सरताज अजीज मौजूद है। सरताज अजीज साहब ने मुझे खुद कहा कि मैं खुद डरा हुआ था, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मेरा ख्याल है उसके बाद मियां साहब की सियासत से पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और जब ये कंप्लीट हुआ है, मेरी गुजारिश तो सुन लेना, भुट्टो साहब ने किया था। जी, मैं यही कह रहा हूं कि मियां साहब की सियासत से पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अगले 40 साल कौम का प्रोजेक्ट, अगले 40 साल तक उसको इसलिए नहीं खींच के लाए थे कि उन्होंने धमाका करना नहीं था और या किसी वजीर आजम ने कहना था कि करो तो हो जाएगा, नहीं करो तो नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं 90 की दहाई में इतना आर्मी चीफ कमजोरी दिखाए ना, वहां पे बड़ा मुश्किल होता है। क्लिंटन वाले फोन छुपे हुए नहीं है। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये बात फिर वहीं पर आकर जाकर रुक गई है। आप जो बात कहते हैं फिर पीएमएलएन भी वही क्लेम लेती है और यही रास्ता सियासत का आप लोगों के पास, सबके पास बचा है और कोई रास्ता बचा नहीं है। अब आप कहते हैं 2018 में 22 में हमारी हुकूमत गिरा दी, वो भी कहते हैं 17 में हमारी चलती हुकूमत गिरा दी। आप कहते हैं हमने 6% जो है वो ग्रोथ पे छोड़ा, वो भी कहते हैं हमने 6% ग्रोथ पे छोड़ा। और अब मसला ये कि ये जो बात है ना, वो लॉफ्टी प्रोमिसेस जिसको कहा जाता है, वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं। अब कोई कंक्रीट सॉलिड प्लान नहीं दिया जा रहा कि हम आएंगे तो ये करेंगे। और चांडियो साहब भी ये कह रहे हैं कि वो भी पीएमएलएन के उस पर कह रहे हैं कि पीएमएलएन ने वो काम नहीं किए जो अपने ऊपर ले लिए। और अब तो बात फिर बहुत पीछे तक चली गई है जो इरफान सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं। सियासी जमातों के पास जो है, जैसे अभी चांडियो साहब बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है जो प्रोजेक्ट्स वो बता रहे हैं अगर जलसों में ये बताए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये नहीं बताया जाता, ज़्यादातर यही बताया जाता है। चलो टॉक शो में सवाल हो सकता है, लेकिन जलसों में तो सवाल नहीं होता, जलसों में तो आप खुद तकरीर लिख के करते हैं। सो इस सियासत को जो है, ये तो वही बैक टू स्क्वायर वन पे है सारा मामला और विशियस साइकिल है, उसी में हम घूमे जा रहे हैं, इसका तो कोई हल नहीं निकलना। अच्छा, आपने पहले जवाब दे दिया कि 40 सालों के प्रोजेक्ट ने इस मुल्क को क्या दिया है। इमरान खान के पास तो 3.5 साल है ना। एक सूबे की हुकूमत से आप पूरे मुल्क का हुकूमत नहीं कह सकते है। उस सूबे की आज तक जितनी डेवलपमेंट हुई है रिकॉर्ड के ऊपर है। तो 40 साल प्रोजेक्ट में आज हम बैक टू स्क्वायर वन खड़े हैं। सर तैयारी तो 26 साल से थी ना, टीम तो 26 साल से बनाई हुई थी। देखिए, जब आप हुकूमत आए 3.5 साल में आपके 2-2.5 साल तो कोरोना में गुजर गए हैं। मैं ये बात नहीं करना चाहता। मैं तो देखिए, मैं तो आदिल पीपल्स पार्टी कहेगी हमारे सैलाब में गुजर जाते हैं, नून लीग कहेगी हमारे धरने में गुजर जाते हैं। जो मर्जी कहते रहे आप 40 सालों से शक्लें बदल के मिसाके जमहूरियत की शक्ल में आते रहे हैं, तो ये जवाब कोई नहीं है। अब 85 वाला प्रोजेक्ट चल नहीं सकता है, जरा समझना है पहले। एक तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एटमी धमाके का सेहरा जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के पास जाता है। और मैं जो कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल पड़ा हुआ है, हेनरी किसिंजर के अल्फाज याद है, वी विल नॉट कंप्रोमाइज, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कंप्रोमाइज। तो ये क्रेडिट सारा जो है जुल्फकार अली भुट्टो साहब को और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है, जो मानने वाली बात है। मियां नवाज शरीफ का इसलिए जाता नहीं है, उन्होंने उसके एडवांटेजेस बहुत लिए। आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया था, जब डॉलर फ्रीज कर दिया गया, फिर पैसा वाइट कैसे हुआ। मैं उनकी तरफ भी नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ 3-4 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो समझ की बात है। वो जो कुछ कह दिया, गौर अयूब ने कह दिया, हमने रोग आर्मी सुन लिया, हमने कारगिल का सुन लिया, आज नवाज शरीफ फिर वहीं का वहीं खड़ा है। आप जरा सोच सकते हैं कि ऐसा आदमी जिसने आर्मी और फौज के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हों, आज वो कहे जरा मैं फौजी, वो तो फौज अब आज भी एस्टैब्लिशमेंट के सहारे पे आकर खड़े हैं, इसमें क्या बात है? इसीलिए तो बेचारे बयानियां बनाते फिर रहे हैं। समझना ये है कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। आपने बड़ी जबरदस्त बात की, आई मस्ट अप्रिशिएट। मैं 5 जून से कह रहा हूँ कि मुल्क को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। एक सियासी जमात को आप कॉर्नर के साथ लगा के आप कहते हैं कि मुल्क आगे चले जाए, ऐसे नहीं मुल्क जाया करता आगे। आप चाहते हैं, कहा जाता है हमें आगे नहीं बढ़े, हम आगे भी, हम तो भी सीधा। आप एक सियासी जमात को कॉर्नर पे लगा रहे हैं, आप बैठ के नाजायज कामों में उसे उलझाते फिर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं।
जानबूझ के इलेक्शन डिले किए गए, आपने हल्का बंदी वाला मामला जिस तरह छिड़ा, वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ चुका हुआ है। अब आगे चलने के लिए इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं खुद बात कर रहा हूँ कि भाई एक पॉलिसी ऐसी सेट करनी पड़ेगी कि जिससे मुल्क कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन अब अवाम जो है ना, यानी कहा जाता है कि जनाब लाडला है जुल्फकार अली भुट्टो साहब, शहादतें दी हैं आज तक उस खानदान ने। इमरान खान ने, आप देखिए वजीराबाद में क्या हुआ, लिबर्टी मार्ग, नवाज शरीफ खानदार बताएं ना कौन सी हैं कुर्बानियां उनकी। इनको निकालते हैं, ले आते हैं, निकालते हैं, ले आते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा कोई हुआ? आपने देखे हुई इन सब चीजों को? तो ये वाला जो प्रोजेक्ट इनका है ना 85 वाला प्रोजेक्ट, ये नवाज शरीफ का बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, अब मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन थोड़ी थोड़ी कुर्बत इलेक्शन करीब जा रहा है तो बढ़ती जा रही है, विच इज गुड। अच्छी बात है, सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए और सियासी जमातों का यही आर्ट है कि वो एक दूसरे के साथ डायलॉग करें और रास्ता निकालें। लेकिन मसला वहाँ आता है जहाँ पर सोलो फ्लाइट की डिमांड की जाती है और सोलो फ्लाइट नहीं मिलती तो लड़ाई हो जाती है। ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। चांडियो साहब ये बताइएगा, आज सरफराज बुख्ती साहब जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं और बलूचिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट है आपकी पार्टी के लिए, और जरदारी साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में बड़े नामों को अपने साथ ले आएँ। मगर अब तो आप लोगों की शिकायत दूर हो गई होगी ना लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, या आपको अभी भी शिकायत है? और एक और एतराज़ भी है चांडियो साहब कि आप लोग ये कह रहे थे कि पहले आप चले मेरे ख्याल इसका जवाब दे दें कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। नहीं, देखिए बात एक शामिल होने के माहौल बनाकर उसकी बात करने की नहीं, मुकम्मल तौर पे रवैये की बात है। जिस अंदाज से मियाँ साहब गए, मैं पहली बात तो वजाहत करना चाहता हूँ, मियाँ साहब को दोबारा जेल में जाने का देखने की मुझे हसरत नहीं है, न मैं उनकी जिंदगी का कोई दुश्मन हूँ। अल्लाह उनको इज्जत दे, उनकी जिंदगी दे। लेकिन बात सियासी कहता हूँ, क्यों हम कह रहे हैं कि हमें नहीं है वो हैसियत। गए किस हैसियत में? कैदी की हैसियत में। वो मिन्नतें करके जान, भाई बीमारी इतनी बड़ी है, मियां साहब को जाना चाहिए, नहीं तो खतरा हो जाएगा जिंदगी को। और गए तो वहां खतरा वतरा तो कोई बीमारी नहीं थी। खैर से चलो, कम से कम वैसे कैदी बनकर नहीं आते, लेकिन कुछ तब्दीली तो आती है। आप उनको उसी अंदाज से VIP तरीके से आप ले आए, एयरपोर्ट पे सारी कागजी कार्रवाइयां की है, बात तो बनती है। हमारे साथ कब हुआ है? हमारे साथ एक दोस्त कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को कब इन्होंने लाडला बनाया। हम लाडले बने भी नहीं है, हमें जरूरत मिला पहले दिन से। अभी किसी दोस्त ने बात की है भुट्टो साहब की, लेकिन बात यह है कि अयूब खान को भुट्टो साहब ने शबाब में छोड़ा और उसके जमाने में छोड़ा, जबकि हमारे दोस्त ज़िया-उल हक के जनाजे पे कसमें खा रहे थे कि हम ज़िया-उल हक की मिशन की तकमील करेंगे। हमारे लिए उनमें जमीन आसमान का यार फर्क है। अभी आप मिनटों में सारी चीजें खत्म कर दें। एक शख्सियत ने एटमी प्लांट के लिए जान दे दी, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएंगे, उन्होंने जान दे दी, उसका तज़किरा नहीं करेंगे। सिर्फ जमायत में होने की वजह से सिर्फ हम मियां साहब की तारीफ करेंगे, ये तो ज्यादती होगी ना। पीपल्स पार्टी काम है। ओके चांडियो साहब, इसका जवाब वो आमिर साहब गालिबन ये बात कर रहे थे, शायद आप उनको वो कर रहे हैं। मुझे जरा इसका जवाब दें कि आप लोगों का जो 2 वजीरों पे, अहद चीमा पे और फवाद हसन फवाद पे एतराज था, तो अब बुख्ती साहब जो हैं वो मेरे दोस्त भी हैं हालांकि, लेकिन वो भी एक वफाकी वजीर रहे हैं, बड़ी तगड़ी वजारत पे रहे हैं। अब वो जब चले गए हैं पीपल्स पार्टी में, तो अब आप लोगों का तो फिर शिकायत नहीं रही होगी ना कि निगरान हुकूमत में जो वजीर हैं, अब उस पर आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे? अभी भी हैं? हमने ऐसी बात नहीं की कि वो छोड़कर हमारी पार्टी कबूल करे और वजीर भी बने रहे, हमने ऐसी बात नहीं की। जबकि उन्होंने नाम जो दिए वो गैर जानिबदार थे, और वो गैर जानिबदार तो नहीं थे, वो तो पार्टी थे, वो कारकुन थे नून लीग के। हमारा एतराज बनता है, हमने जब भी एतराज किया तब किया जब हमारा एतराज बनना, जब हमारा एतराज नहीं बना तो हमने ड्रामा भी नहीं किया। तो आप कह रहे हैं बुख्ती साहब और इन दोनों वजीरों में फर्क ये है कि वो छोड़ के आपके पास आए और ये दोनों अभी भी वही हैं और ये उनके खास बंदे हैं, ये कह रहे हैं? सिर्फ ये फर्क तो नहीं है। आप लफ्जों में तो ऐसे नहीं सिर्फ इस बात को कर सकते ना, हकीकत को भी तो देखना पड़ेगा। मनसब को छोड़ना कोई आसान है?
अगर मनसब छोड़ना आसान है तो भुट्टी साहब ने छोड़ा, ये भी छोड़ दे, ये क्यों नहीं छोड़ते? ऐसी बात उन्होंने इलेक्शन लड़ना था ना, इलेक्शन लड़ने के लिए छोड़ना पड़ता है ना शेड्यूल से पहले। नहीं, बात दरअसल ये है कि हम बातों को घुमा फिरा के कहेंगे हम ये बात हाँ ना, सही बात है ना। अब नहीं ना चांडियो साहब, वो तो शेड्यूल के लिए छोड़ना पड़ता है। मेरा तो दोस्त है, लेकिन मैं वैसे आपको बात कर रहा हूं कि मैं एक बात ये कह रहा हूं कि उस इंटरिम में जो गुजरात है, हमारी कारकर्दगी को दूसरों की कारकर्दगी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमने इस हुकूमत में रहते हुए भी जो काम किए हैं, जो मैंने बता दिया ना, हेल्थ के, राष्ट्रों के, ये हमने बताया है। अब जबकि खान साहब जाते थे, कमांडर इन चीफ को लेकर रास्ते का इफ्तिताह करवाते थे, किसी पुल का इफ्तिताह कमांडर इन चीफ को लेकर जाते थे, तब क्या क्यों गालियां क्यों दे रहे थे? वो तो किसी रास्ते का इफ्तिताह भी नहीं कर सके, किसी स्कीम का संगे बयान नहीं रख सके बगैर। ओके सर, आपका पॉइंट आ गया जी। आमिर साहब वो कह रहे हैं कि जी ये सारा हमारी पार्टी का क्रेडिट था, भुट्टो साहब का क्रेडिट था, सारी इस तरीके की सिचुएशन थी और मियां साहब किस बात का जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं, तो बनता है। मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी बात कर दी, मैंने अपनी बात कर दी। अगर आप एटमी धमाकों के अलावा नहीं, मैं एटमी धमाकों के अलावा इंटरिम पे भी बात कर रहा हूं, बड़ी डेवलपमेंट है। आज देखिए, मैं चले आप, मैं इंटरिम पे तो आ रहा हूं, मैं आप आता हूं। अगर आपने सवाल मांगा है तो बिल्कुल रॉकेट सवाल आएगा। जी बिल्कुल पूछें। चांडियो साहब के पास अब वो चले गए, भुट्टी साहब। अब ये मैंने जो चांडियो साहब, हालांकि मैंने बार बार वो एक डिस्क्लेमर भी लगाया है, लेकिन सवाल बनता था क्योंकि वो जाहिर है गए हैं, अब उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो गए। लेकिन अब जरा दूसरी साइड पे बात करते हैं। भुट्टी साहब, आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर बड़ी उनकी मजबूत पोजीशन है, ये पूरा ग्रुप है। अब भुट्टी साहब का वहाँ जाना हमें ये इशारा दे रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है बलूचिस्तान में गवर्नमेंट भी बना सकती है। और क्या ये जो पिछले कुछ दिनों के अंदर चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं PMLN की तरफ से, क्या ये उसका शाखसाना है? क्योंकि एक बात तो है ना कि इस वक्त PMLN की वापसी का सारा बर्डन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर। देखें, ये बातें होती रहेंगी और इलेक्शन आ जाएंगे 8 फरवरी के। वो CM शिप के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं सरफराज भुट्टी साहब, आपका बहुत अच्छा ताल्लुक है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इखलाकी तौर पे उनका इलेक्शन बनता नहीं, लड़ना ही नहीं बनता। वो आते ही ना, वो लड़ते जिधर से मर्जी जाके लड़ते, नून से, पीपल्स पार्टी से, PTI से, सबका राइट है। लेकिन आप बैठे रहें और आप आखिरी दिन जाके रिज़ाइन कर दें और 2 दिन पुरानी डेट में अनाउंस हो जाए कि मैंने तो 13 को कर दिया था रिज़ाइन। देखें ना, ये इखलाकी तौर पे हाँ, उनका मसला ये था कि PMLN के पास ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर के वहाँ पे अच्छे खासे कैंडिडेट मौजूद हैं। यहाँ पे सनाउल्लाह ज़हरी हैं, पीपल्स पार्टी में जो नून के चीफ मिनिस्टर थे वो आए हुए हैं। इनको इनके वालिद गुलाम कादिर भुट्टी भी पीपल्स पार्टी में बड़े अच्छे टाइम पे रह चुके हैं। अब इनके साथ जो गए हैं लोग, आगा शकील, जमाल रईसानी, मलिक शाह गोरगेज, ये एक ग्रुप गया ना। मैं पहले से कह रहा था कि पीपल्स पार्टी और नून, पीपल्स पार्टी के अलाइज होंगे और नून के अलाइज, जैसे वो BAP होगी और बाकी होंगी। इलेक्शन इन्होंने लड़ना है बलूचिस्तान में, जिसको मर्जी बन जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन आपको जहन में रखना चाहिए। सरफराज भुट्टी साहब के पीपल्स पार्टी में शमूलियत से बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं देख रहे? नहीं, मैं कह रहा हूँ इन दोनों का ही मुकाबला होना है। 2 बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून का होना है, इनके साथ अलाइज होंगे। भुट्टी साहब को शूट करता था कि नून में कैंडिडेट ज्यादा हैं चीफ मिनिस्टर के बनिस्बत, वहां पे सनाउल्लाह ज़हरी बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के, जो मतलब वहां पे एक बड़ा ग्रुप लेके गए हैं। यानी वो उस वक्त अपनी वजारत आला नहीं बचा सके थे और रिजाइन करके साइड पे हो गए थे, और बाकी लोग BAP में जाके और उन्होंने अपनी बनाई। और ये जो हाथ रखा जाता है उस वक्त जरदारी साहब, लेकिन आप कुद्दूस बुज़िंजो साहब भी इनके साथ हैं, सनाउल्लाह ज़हरी साहब इनके साथ हैं, भुट्टी साहब इनके साथ हैं, और ये जो वर्ड में शफीक मेंगल साहब की मुलाकात हुई है। जमातें एक दूसरे पे जो शिकवे करती हैं ना, ये सब अपने अपने वक्त पे करते हैं। जब नून से लोग निकले, चीफ मिनिस्टर बनाया, तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा आ गया, संजरानी को बनवा दिया। वो मेरा बच्चा वज़ीर आला पंजाब भी है, वो पीपल्स पार्टी बताया गया। ठीक है, अब आप आज के हालात में जहाँ मर्जी जाएं, जो आप मुकाबला कर रहे थे ना, चांडियो साहब जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक, पीपल्स पार्टी का ही केयर टेकर सिंध चीफ मिनिस्टर है। लेकिन जो 2 दफा निगरान हुकूमत में, वो ये थोड़ी कह रहे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हमारा, ये तो आपने लगा दिया उनको। नहीं, मैं कह रहा हूं उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने नामजद किया, नाम नहीं ना लिया। मैं कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने एम्बिग्युइटी हो गई है तो मैं भी कह रहा हूं कि पार्टी के इनके हैं, लेकिन वहां सिस्टम वो नहीं बना जो पिछले 2 इलेक्शंस में निगरान हुकूमतों में था। तैयारी तो MQM के साथ वही थी जो पहले भी होती थी कि वो अपोजिशन पे आखिरी वक्त में आके और एक कौन से वाले सिस्टम की बात करें तो 2 सिस्टम है ना? नहीं, एक तो 15 साल से है ना। सिस्टम के अंदर रुकावट आई है जिसपे लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा हुआ है। मुझे और आपको पता है, हमें वो नून को सुना के किसको कह रहे हैं? चले, वो नून को सुना रहे हैं, कहना दी की
और एक बात छोटी सी जी जो पैसा वाइट करने की बात की, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर इस मुल्क में ठीक काम करना है तो पैसा वाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पीटीआई ने जो कहते थे चोर डकैत है, शाहिद खाकान ने जो दी है, लेकिन इन्होंने 2 दफा मिनिस्ट्री क्यों दी? यही पैसा वाइट करने की, पीटीआई ने। हाँ ठीक। अच्छा अजहर साहब, आपको ज्यादा खुशी या दुख भुट्टी साहब के किधर जाने पे होता, नून में या पीपल्स पार्टी के? नहीं, मुझे हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आदमी कि जो सियासी जमातों को इस तरह बदलता फिर रहा हो और जिस तरह निगरान सेटअप में बैठ के जिस तरह का उन्होंने काम किया, मैं तो समझता ऐसे लोगों को तो वैसे सियासत छोड़ देनी चाहिए। सर पार्टी तो आपके पास भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत पार्टियां बदली हैं, ये बात, ये आर्गुमेंट कमजोर है आपका। आपकी पार्टी में ऐसे कई लोग हैं, अगर आप कहेंगे मैं लिस्ट बता दूंगा। नहीं, मैं जो बात मुझे बात कर लेना ना, देखिए निगरान हुकूमत 224 आर्टिकल 1B बड़ा क्लियर है, वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, वो क्या करने के हैं? या आप निगरान, मैं तो निगरान हुकूमत पहले दिनों से कह रहा हूँ कि ये सियासी जमातों की झोलियों में, अभी आपने खुद बता दिया, आमिर साहब ने भी कंफर्म कर दिया कि सिंध के अंदर वजीर आला पीपल्स पार्टी का है, तो कौन सी मुझे बताएं साफ शफाफ इलेक्शन हो रही है यहाँ पर बैठ के? केपीके के अंदर आपने बिठा दिया उनका मौलाना फजलुर रहमान का, बलूचिस्तान में बैठ के उन सियासी जमातों का बिठा दिया, गवर्नर आपने तमाम सूबों के अंदर हर सियासी जमात का बिठाया हुआ। कोई एक बता दे किसी का निगरान सेटअप के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नजर आ रहा है? इसको साफ शफाफ इलेक्शन कहते हैं, इसको आर्टिकल 218(3) की कंप्लायंस कहते हैं। इसी वजह से तो ये मुल्क आगे जा नहीं रहा कि आप ये जो बैठ के ना पायर को साथ मिलाकर खेलना, अगर फर्ज करें। सर ये दो तीन गुजारिशात हैं अजहर साहब। एक तो ये कि हमाद अजहर साहब का ट्वीट पढ़ें। हमाद अजहर कह रहे हैं कि जो लोग छोड़ के गए वो भी थोड़ा सा क्राइटेरिया फुलफिल करें तो वापस आ सकते हैं। तो ये जो आपका आर्गुमेंट है ना कि सर सुन लेना, गुजारिश सुन लें। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कई लोग टूट के पीटीआई में गए और पीटीआई के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो जमातें छोड़ गए, बल्कि बड़े बड़े ओहदों पे रहे। अली जफर साहब, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे नज़दीक मुल्क के एक बड़े और अच्छे कानूनदान हैं, लेकिन वो इंटरिम मिनिस्टर थे, ये पता है आपको, और उसके बाद वो भी पीटीआई में चले गए, सेनेटर बनाया गया। देखिए मैं जो आपके सामने ना हकायक रखने हैं, मैंने भी हकायक ही रखे आपके सामने। नहीं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि इस वक्त जितने पीटीआई को छोड़ के गए हैं, जो कुछ हुआ है 9 मई में वाकया था, सारा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें, अपना टीवी इंटरव्यू, मैं ऐसी बातें को करना नहीं चाहता। सर ये हर दौर में हर जमात के साथ हुआ है। पीपल्स पार्टी ने भी बहुत ज्यादा प्रेशर सहा है, तकलीफें सही हैं। पीएमएल-एन के साथ भी ये हुआ है कि उनकी पार्टी तोड़ने के लिए भी कई ब्लॉग्स बने, लोग जेलों में गए। आपके साथ भी अगर हो रहा है तो आप सियासी जमातें इन चीजों को जो है वो पाकिस्तान में टैकल करती हैं पॉलिटिकल वे में। नहीं, मैं तो फर्क बताने लगा हूं। आप बैठ लें, एक कमीशन बना लें, सारे ही बैठ जाते हैं। पिछले 40 साल में देख लीजिएगा जो तरीकाकार ये अपनाया, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो इलेक्टेबल है इस दफा बड़ी बुरी तरह से हारना है, साफ शफाफ इलेक्शन। अच्छा चलें सर, इस बहस से हटके ना मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि उनको जाना नहीं चाहिए, तो ये तो आपकी पार्टी की मैंने मिसाल दे दी कि इंटरिम के अली जफर साहब आपके साथ थे। नहीं, मुझे बात करने नहीं दी। जी करें। निगरान हुकूमत में फवाद चौधरी, अपना आहद चीमा, क्या ताल्लुक है इनका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतराज उठाती रही है, इस बात को सामने रखते। फर्क सिर्फ समझिएगा कि हमेशा से चला यही आ रहा है, जो तरीका कार है कि नवाज शरीफ अब ये समझ बैठे हैं कि ये हालात उनके वैसे ही होने हैं, तो अपना डिक्टेटर की गोद में बैठकर अब सारे हालात वैसे होंगे, वो नहीं होना। ग्राउंड में उनको पजीराई मिल ही नहीं रही है। और ये इलेक्शन तो करा के देखें, साफ शफाफ इलेक्शन आप देखें तो सही। मैं तो आज भी डाउटफुल हूं कि 8 तारीख को इलेक्शन होते या नहीं होते। साफ शफाफ इलेक्शन होने तो दे कि पाकिस्तान साहब नंबर 1 पे, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे, और मुस्लिम लीग नून में से कई लोगों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। आप देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। क्या अभी इस तज्जिया मैं दोनों से, इस पर आमिर साहब से और मौला बख्श चांडियो साहब से एक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आपको। वेलकम बैक। चांडियो साहब, ब्रेक से पहले, क्योंकि अब थोड़ा वक्त कम है, मैं चाहता हूं जरा इसको आप मुख्तसरन बता दें। ब्रेक से पहले आप हंस रहे थे जब आमिर साहब बात कर रहे थे, किस बात पर आपको हंसी आई थी? पता नहीं क्या मौजूद था, अभी दोबारा मैं फिर बताऊंगा किस बात पे। सिस्टम पे हंस रहे थे यार। मैं ये कहते हैं सिस्टम, मैंने कहा वहां कौन से वाले सिस्टम की बात करें? कह रहे हैं वहां 2 सिस्टम है। हाँ, तो ये इस बात पे हंसा था कि आपको पता है सिस्टम 2 है, तो ये किस सिस्टम के साथ है ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं हंसा था। मैं कभी भी किसी से मजाक या तौहीन किसी की करना अच्छा नहीं समझता हूँ। सवाल है तो पूछो,
सवाल आ गया अजहर साहब कह रहे हैं नंबर 1 हम होंगे पीटीआई, नंबर 2 पीपल्स पार्टी होगी, 3 पे पीएमएलएन आएगी। इसका ब्रीफ कमेंट कर दें, ऐसा ही होने जा रहा है? पीटीआई खड़ी हो गई तो भी बड़ी बात होगी। पीटीआई अब लाडला नहीं बनेगी, अभी उसके मुकद्दर में जरा और तकलीफें हैं। कोर कमांडर हाउस के आग लगाकर कोई लाडला नहीं बन सकता। मुल्क की सलामती को खतरे में डालकर आप पाकिस्तान में इंतखाब और बेहतरी की बात करेंगे? नामुमकिन बात है। फिर आप भूल जाए, आराम से बैठे। आप लोग भागे जा रहे हैं। आप आदिल आप बताओ, हम पर जो मुसीबत आई ज़िया-उल-हक के जमाने में हमारे कितने भागे? मैंने चांडियो साहब एंडोर्स किया है, मैंने चांडियो साहब ड्यूरिंग डिस्कशन एंडोर्स किया है कि पीपल्स पार्टी ने भी ये जबर सहा है, पीएमएलएन ने भी ये प्रॉब्लम्स फेस की हैं और पीटीआई को भी ये प्रॉब्लम फेस करके पार्टी बनना पड़ेगा और अल्टीमेट नतीजा डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग है। आप लड़ नहीं सकते, आपको डायलॉग के रास्ते से मसले हल करने हैं। जी, हमारे लोगों को तो फांसी चढ़ाया गया, हमारी तो खवातीन को भी लाहौर के किशाई किले में जाना पड़ा। सर वक्त की थोड़ी कमी की वजह से मैं चांडियो साहब माजरत चाहता हूं, मैंने बिल्कुल इस पॉइंट को एंडोर्स किया है। 30 सेकंड सर। बिल्कुल सीधी सी बात है, 9 मई के साए तले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक हैं। नवाज शरीफ कहते हैं हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं। ठीक है। पीटीआई नंबर 1 होगी वर्चुअली, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये वोटिंग एक्चुअली पे 8 फरवरी को वोटर को और कैंडिडेट को ले जाएंगे। अजहर साहब तो बस 30 सेकंड्स। मैं देखें वर्चुअली मान लिया इन्होंने। अब आप कसम खा के कहें आज सारे ही बैठकर रब को दिल पे हाथ रख के कहें साफ शफाफ इलेक्शन हो तो पीटीआई जीती, यानी पीटीआई नंबर 1 होगी। साफ शफाफ इलेक्शन होने दे, लड़ेगी तो नंबर 1 होगी। अब बस बात आ गई, नजर आ गया ना कि एजेंडा क्या है, खुद बता दिया एजेंडा क्या है, यानी ये जमहूरी कुव्वतों का एजेंडा नहीं है। बहरहाल चले सर, थैंक यू सो मच अजहर साहब, आमिर साहब, सेनेटर मौला बख्श, चांडियो साहब। नाज़रीन, एक प्रोग्राम के आखिर में कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट पोजीशन थी हमारी के इलेक्शन जो है वो वक्त पर होने हैं और इलेक्शन से मुतालिक बहुत सारे अबहाम थे। ज़रा आपको दिखाते हैं कि माजी में क्या पोजीशन रही है थ्रू आउट इस मसले के ऊपर। अभी तक इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं, क्या कहा ज़रा वो देखिए और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। शायद थोड़ी सी ताखीर हो, लेकिन आदिल ज्यादा ताखीर होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब इसमें जनवरी में हो जाएंगे, जनवरी में हो रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है, मेरी खबर भी है कि फैब मिड में हो जाएंगे। इलेक्शन के मामले में आपको क्या लगता है 8 फरवरी या इसके बाद? मैं तो हमेशा से आपको कहता हूँ, आज रिपीट आप कोई पीआईए वाली बात, मेरी कंसिस्टेंट पोजीशन है। मैं कह रहा हूँ मुझे लगता है 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ इलेक्शन टाइम पे जब पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर मगर लगा रही हैं। मुल्क भर में एक साथ आम इंतखाबात जो हैं वो मार्च 2024 में। मेरा ख्याल है इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। मेरी मालूमात यही है कि इंतखाबात टाइम पर हो रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ, हमारे दोस्त यहाँ पर बैठकर कई दफ़ा कह के जाते रहे। कोई कहता कि मार्च में इलेक्शन होंगे, कोई कहता था कि शायद साल इलेक्शन नहीं होंगे और डिले हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ अपने प्रोग्राम्स में बार बार ये कह रहा था कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही हैं। इंतखाबात से मुताल्लिक भी जो है वो बहस जोर पकड़ती जा रही है। मेरी मालूमात के मुताबिक आज की तारीख में जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अभी तक इंतखाबात वक्त पर होने हैं।